Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एविडेंस एक्ट 1872 में आपको पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स को बताए हुए थे रिलीवेंट फैक्ट और रिलीवेंसी के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एज पर सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 5 के बारे में कुछ बता रहे हैं। ए पार्टी इज ओनली अलाउड टू गिव एन एविडेंस आइदर द फैक्ट इन इशू इन ए रिलीवेंट फैक्ट। सो कोर्ट की भी ड्यूटी होती है टू एक्सट्रैक्टेड द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस and then take only that facts and evidence which are relevant fact। इसलिए कोर्ट हमेशा आपसे रिलीवेंसी चेक करने के लिए बोलती है। जब भी पार्टी ऑन रिकॉर्ड या जब भी पार्टी ऑन रिकॉर्ड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, जो भी एविडेंस पार्टी देने वाली अपने अपने केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने मर्डर विपुन को प्रूफ के अंदर प्रोसिक्यूशन ने मर्डर विपुन को प्रूफ किया, इंजरी को प्रूफ किया, जो ब्लड सैंपल को प्रूफ किया, वो व्हाटएवर वो सारे जो एविडेंस जो होते हैं वो सारे रिकॉर्ड पर देने होते हैं। वो क्या क्या एविडेंस मूव करने वाले हो, फिर हर एक एविडेंस की मार्शलिंग की जाती है। और ये मार्शलिंग करने का क्या मतलब होता है? मार्शलिंग ऑफ फैक्ट। मार्शलिंग का मतलब होता है उन फैक्ट को, उन एविडेंस की रिलीवेंसी को प्रूव करना। मार्शलिंग का मतलब होता है कि फैक्ट जो एज एन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दिए हैं उसकी रिलीवेंसी कहाँ है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर कंडक्ट के फॉर्म में रिलीवेंट, कॉज के फॉर्म में रिलीवेंट है या मोटिव के फॉर्म में रिलीवेंट है, सेम ट्रांजैक्शंस में रिलीवेंट है, व्हाट एवर सो डैट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज। तब यह ड्यूटी ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। उसके बाद आइए एल्सो इट इज़, ये बोला जाता है कि ये जो ड्यूटी होती है रिलीवेंट फैक्ट की रिलीवेंसी को प्रूव करने की, रिलीवेंसी एब्स्ट्रैक्ट करने की, जस्ट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट रादर एज पर सेक्शन 5 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी एल्सो ओनली टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस फॉर दैट द पार्टिकुलर केस। अब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते हैं जो आपके केस के लिए रिलीवेंट फैक्ट नहीं है, बिकॉज सेक्शन 5 इट इज मैंडेटरी सिचुएशन। या तो आप फैक्ट इन इशू का एविडेंस दे सकते हैं या फिर रिलीवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी एल्सो टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस। बेस्ट पॉसिबल एविडेंस का क्या मतलब होता है? टू गिव दैट पार्टिकुलर एविडेंस विच इज़ द बेस्ट एविडेंस। और कोई एक एविडेंस बेस्ट एविडेंस कब होगा? जब एज पर द रिलीवेंसी या रिलीवेंट भी है, और इसके अलावा इट इज ए बीइंग ड्यूली प्रूव बाय द पार्टीज। मैंने सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन दे दिया, मैंने एक मर्डर विपुन दिखा दिया कोर्ट में, दिस वाज द मर्डर विपुन, और इस मर्डर विपुन से जो डिजीज की डेथ हुई है उसको स्टॉप किया गया है और मर्डर विपुन से उसकी डेथ कॉज की गई है। इट इज दैट ओनली सफिशिएंट आंसर नंबर ना सफिशिएंट आंसर। इसका सफिशिएंट आंसर होगा नो। आई विल हैव टू प्रूव, ये जो मर्डर विपुन में दे रहा हूँ, what is the relevancy of such fact? It is relevant under section 9 as telling about
द आइडेंटिफाई ऑफ द पार्टिकुलर थिंग्स, क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई द मर्डर weapons एट was used to cause the death. It was telling about the identity. मैंने बोल दिया कि सेक्शन 9 में रिलीवेंट है क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में बात बता रहा है. इज डैट आंसर, इसका होगा नो. डैट इज एग्जैक्टली नॉट इनफ ए पार्टिकुलर केस, यू हैव टू प्रूव. आपने तो सिर्फ ये प्रूव किया है कि ये जो नाइफ है, जो विपुन है आप दिखा रहे हैं, इससे डेथ कॉज की गई थी. दिस इज रिलीवेंट, दिस फैक्ट इज रिलीवेंट. ये अंडर सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 9 के अंतर्गत रिलीवेंट होगा. बट देन अगेन टू हैव टू ड्यूली प्रूव्ड सच फैक्ट, सिर्फ ये दिखा देने से ये फैक्ट है कि ये सिर्फ ये दिखा देने से ये फैक्ट है, ये सेक्शन के रिलीवेंट है, या रिलीवेंसी इन दिस सेक्शन इज नॉट सफिशिएंट इन ए पार्टिकुलर केस. वहाँ पे आपने बता दिया कि सेक्शन के अंदर रिलीवेंट है, उसके बाद आपको उसको ड्यूली प्रूव भी करना होता है. सो इट वाज ओनली दिस पर्टिकुलर नाइफ या विपुन्स की जिससे उसकी डेथ हुई थी. अब वो कैसे दिखाओगे आप, सिंगल प्रिंट टेस्ट करके या उसके ऊपर ब्लड स्टेन लगे हैं, ब्लड स्टेन्स की टेस्ट की रिपोर्ट के साथ में लगा के सब्सटेंशिएटेड करके. इट इज द ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज टू गिव एविडेंस ओनली ऑफ द रिलीवेंट फैक्ट प्लस टू ड्यूली प्रूव दोज फैक्ट. आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि जो मैं फैक्ट एज एविडेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि वो रिलीवेंट फैक्ट है, बट यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्यूली प्रूव्ड दोज रिलीवेंट फैक्ट. रिलीवेंट फैक्ट प्रूव करना, इसके साथ सब्सटीनेंट करना पड़ेगा. अगर कोई फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट लाओगे. नाइफ दिखा रहे हो, चाकू दिखा दिया, ठीक है, नाइफ मर्डर विपुन दिखाना, कोर्ट में इट इज ए आइडेंटिफाइंग पार्टिकुलर थिंग विच इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9. या किसके अंडर सेक्शन 9, यदि हम चाकू यदि हम कोर्ट में पेश किए हैं और उसको हम कोर्ट के सामने ला रहे हैं तो वो सेक्शन 9 में रिलीवेंट हो जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, यू आर जस्टिफाइंग द रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, यू आर जस्टिफाइंग the relevancy of the fact that you giving in the court, but you will have to give duly prove that particular fact. duly prove करने का मतलब होता है proving that particular fact beyond reasonable doubt. माने कहने का मतलब duly proved का मतलब beyond the reasonable doubt होना चाहिए. अगर उसके फिंगरप्रिंट, जिन्होंने फिंगरप्रिंट टेस्ट किया, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन अगर पर विक्टिम के ब्लड स्टेन है तो उसकी ब्लड रिपोर्ट एंड दैट पार्टिकुलर ब्लड विच इज प्रेजेंट ऑन द मर्डर विपुन मैचेज द एग्जैक्टली ब्लड ऑफ डिजीज विक्टिम रिपोर्ट. ये सब जो फैक्ट एज एन एविडेंस जो कोर्ट में दे रहा हूँ, आई एक्चुअली इंटाइटल्ड टू गिव सच फैक्ट एंड एविडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5. सेक्शन 5 के अंतर्गत ये आ जाएगा. बिकॉज may fact is relevant under section 9 as an it is an relevant fact. As per section 5, I am entitled to give this fact as an evidence in the court on basis of such relevancy. Court आपके फेवर में जजमेंट देगा, आंसर नहीं. ये श्योर नहीं कि आपके फेवर में वो जजमेंट है. आपने सिर्फ ये प्रूव किया है डेट यू आर इंटाइटल्ड टू गिव सच फैक्ट एज एन एविडेंस, उसके रिलीवेंसी फैक्ट को प्रूव किया. रीड विथ सेक्शन 5. ये रिलीवेंट फैक्ट है, ये एविडेंस कोर्ट में दे सकता हूँ. द कोर्ट विल एक्सेप्ट, बट कोर्ट क्या उसको जजमेंट बेस करेगी या नहीं करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ व्हेन यू आर एबल टू प्रूव दैट पर्टिकुलर रिलीवेंट फैक्ट. अगर किसी फैक्ट को चैप्टर 2 में रिलीवेंसी के अंदर रिलीवेंट फैक्ट डिक्लेयर कर दिया, that does not mean parties can seek free leave. Seek free leave ये रिलीवेंट फैक्ट है.
तो इसके बेसिस पर जजमेंट दिया जा सकता है? नो, इसका आंसर होगा नो। यू विल हैव टू प्रूव दैट particular fact even it has been declared to be have as an relevant fact under the chapter 2। आपको केस के लिए उसके इम्पोर्टेंस को प्रूव करना होता है। जब तक आप उसके ड्यूली प्रूव नहीं करेंगे ड्यूली प्रूव नहीं करेंगे, जजमेंट विल नेवर द इन नॉट फेवर। आपने ये सिर्फ दिखाया है कि ये जो मर्डर विपुन है, इट इज़ ए रिलीवेंट फैक्ट that I am giving such evidence is a relevant fact and as per section 5 entitled to give such fact in evidence। but आपके केस के लिए क्या जरूरी है? for that you will have to duly prove this particular relevant fact by substantiated or supporting this particular fact with other supporting evidence like fingerprint, blood test, whatever statement of the bystanders of whatever bystander। ये जिस पर रिकॉग्नाइज किया है, यदि मर्डर विपुन था तो आपने जो रिलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दिया है, आपने उसको ड्यूली प्रूव कर दिया है। देन ओनली द कोर्ट विल कंसीडर सच एविडेंस बाय राइटिंग द जजमेंट। तभी उसको बोला जाएगा कि ये एक एडमिसेबल एविडेंस है। ये दो अलग अलग चीज़ होती है, एक होता है रिलीवेंट फैक्ट, दूसरा होता है एडमिसेबल फैक्ट फॉर एविडेंस। रिलीवेंट फैक्ट का मतलब होता है कि जो भी फैक्ट सेक्शन 6 से लेकर 55 तक रिलीवेंट डिक्लेयर है वो ओनली रिलीवेंट फैक्ट। बट क्या सारे रिलीवेंट फैक्ट एडमिसेबल होते हैं? इसका आंसर होगा नॉट नेसेसरी। ऑल रिलीवेंट फैक्ट इज actually admissible in the court। All relevant fact is actually admissible in the court। The court will actually accept only those facts which are duly proved, which are firstly the relevant fact and the in then are duly proved by the parties। only then will we say that this particular evidence or fact is admissible in the court। रिलीवेंसी अलग चीज है। रिलीवेंसी में आप कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इसके बेसिस पर कोर्ट अपना जजमेंट देगा। रिलीवेंसी आप अगर किसी केस के में प्रूव करते हैं सो डैट, यदि रिलीवेंसी आप किसी केस में प्रूव करते हैं so that is done only to prove that you are entitled to give the evidence of such fact। रिलीवेंसी आप क्यों प्रूव करते हैं? रिलीवेंसी सेक्शन 5 की कंडीशन फुलफिल करने के लिए प्रूव करते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने यह एक फैक्ट दिया एज ए अलीबाई, ये सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 11 के अंदर रिलीवेंट है। ये आप क्यों बोल रहे हो कि सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आप फैक्ट एंड इशू का एविडेंस दे सकते हैं। रिलेवेंट फैक्ट का रिलेवेंसी जब आप उस एविडेंस का प्रूव करते हैं तो यू आर जस्ट प्रूविंग दैट यू आर इंटाइटल्ड टू, यू आर अलाउड अंडर सेक्शन 5 टू गिव द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट बिकॉज दैट particular fact is done one of the relevant fact as per chapter 2। अभी आपने सिर्फ ये प्रूव किया है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि कोर्ट आपके जजमेंट में आपके दिए गए एविडेंस और फैक्ट को कंसीडर करे तो सो ओनली प्रूविंग द रिलीवेंसी नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू मेक श्योर दैट सच एन एविडेंस या फैक्ट इज एडमिसेबल एल्सो। सिर्फ रिलीवेंट होने से कुछ नहीं होगा, उसका एडमिसेबल होना भी जरूरी है। एडमिसिबिलिटीज का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ द एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। रिलीवेंसी हमने क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ बीइंग ए रिलेवेंट फैक्ट। एडमिसिबिलिटी के बारे में मैंने क्या बताया? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ द एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। आप सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग रिलीवेंट फैक्ट पर फैक्ट इन इशू का एविडेंस देने के लिए इंटाइटल हो।
बट क्या आपके दिए गए सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट को भी कोर्ट एज इट एक्सेप्ट करता है कि जजमेंट में क्या कोर्ट अपना जजमेंट फॉर्म करते समय उन सारे फैक्ट को कंसिडर करेगा? इज ए 100% मैंडेटरी हु सिर्फ वो रिलेवेंट फैक्ट जिसको आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया है, कोर्ट सिर्फ उन्हीं एविडेंस को यूज करेगा बाय राइटिंग, लिखित में, जजमेंट बाय गिविंग द फाइनल जजमेंट। तब यह जजमेंट क्या जाएगा, आपको फाइनल जजमेंट हो जाए। क्रिमिनल प्रोसीजर में सीआरपीसी में भी जब क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूशन जब लड़ता है तो सरकारी वकील जो स्टेट बनाम एक्यूज होता है, स्टेट वर्सेज एक्यूज, उस सेंस में भी क्रिमिनल प्रोसीजर में सरकारी वकील को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है केस को। यदि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यदि नहीं प्रूव करता है तो वो केस किसके फेवर में चला जाएगा, प्रोसिक्यूशन के फेवर में, एक्यूज केस हार जाएगा। इसीलिए हमेशा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को प्रूव करना पड़ता है। ओनली दोज फैक्ट विल बी नोज एज एडमिसेबल वंस, और जो जजमेंट ऑफ द कोर्ट होता है वो कभी भी रिलीवेंट फैक्ट पर, ओनली रिलीवेंट फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता है। इट इज ऑलवेज एन एडमिसेबल फैक्ट। सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट 165 हमें बताता है ऑल रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसेबल इन द कोर्ट बट ऑल एडमिसेबल फैक्ट आर नेसेसरी रिलीवेंट। जब हम आईपीसी इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं, ऑल culpable homicide are not murder but all murder that culpable homicide। all culpable homicide मर्डर नहीं होता, लेकिन all मर्डर क्या होते हैं, culpable homicide माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने फैक्ट भी सेक्शन 6 से 65 तक रिलीवेंट डिक्लेयर है वो सारे के सारे एडमिसेबल भी होगा कोर्ट में, कोर्ट के अंदर। बट अगर कोई भी एविडेंस या फैक्ट विच इज एक्सेप्टेबल विच एक्सेप्टेड एज एडमिसेबल in the court, mandatory of the fact, the relevant fact plus duly proof is equal to admissibility। ये कहाँ पे पता लगेगा, सेक्शन 165। सेक्शन 165 इंडियन में सेंस में यह पता लगेगा कि मैं क्या लिखा है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम्ड। अगले वीडियो में हम सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के और भी पॉइंट्स को बताएंगे। एडमिसिबिलिटी के बारे में आज बताएं, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।